हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, सक्सेस स्टोरी है ना, एक ऐसा स्टोरी जो मैं पहले कवर किया करता था और काफ़ी बिजी होने की वजह से, इसकी वजह से बिजी होने की वजह से मैं सक्सेस स्टोरी काफ़ी कवर नहीं कर पाया। तो फाइनली बच्चे के पास भी वक्त नहीं होता है, हमारे पास भी वक्त नहीं होता, और बच्चे इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सर वो सक्सेस स्टोरी से सीखने को मिलता है, तो आप सक्सेस स्टोरी कवर नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली बहुत दिनों बाद हम सक्सेस स्टोरी का अगला एपिसोड लेकर के आ रहे हैं, शायद 10वां या 11वां एपिसोड होगा। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसा बंदा जिसने अलीगढ़ की हिस्ट्री में क्रिएट किया एक ऐसी हिस्ट्री जहाँ पे उसने एमयू में डिप्लोमा में रैंक 2 जनरल कैटेगरी में, जामिया के 11 साइंस में रैंक 2, एमयू के 11 साइंस में रैंक 3 जनरल कैटेगरी में, और एमयू के 10th बोर्ड में, ठीक है, रैंक 92.2%। और एक बताता चलो इसके पीछे की हिस्ट्री पे ध्यान, नहीं तो 11th एंट्रेंस की हिस्ट्री है, ये 9th एंट्रेंस का रैंक 1 जनरल कैटेगरी। वी हैव युग सिंगल। बात करते हैं युग से। युग प्लीज एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मुझे कहाँ से बिलोंग करते हैं, फादर क्या करते हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ युग सिंगल, और मैं इमेज क्लासेस की टीम से बेदार बैच से जुड़ा था 10th में, और फिर मेरा ट्रांसफर मुस्तकबिल बैच में हो गया था। ठीक है। और मेरी मतलब जामिया में जैसे सर ने बताया रैंक 2, और एएमयू साइंस में रैंक 3, और एएमयू डिप्लोमा में रैंक 2, एंड बोर्ड्स में 92.2% थे। गुड गुड। तो फादर क्या करते हैं? जो मेरे फादर सर गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर है। गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर है। हाँ। अच्छा, टीचर वाले लोगों का ना अक्सर परवरिश बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि घर में टीचिंग माहौल रहता है, टीचिंग माहौल रहता है, डिसिप्लिन रहता है। क्योंकि मेरे तुम्हारे फादर से मेरी मुलाकात काफ़ी है। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहला डे एडमिशन करवाने आए थे तुम्हारे फादर ही आए थे, उस मेरे घर पे आए थे जब घर का वो था। अच्छा, कैसे सोचा तुमने एमयू में एडमिशन के बारे में? मतलब क्या था, मतलब 9th में पहले से सपना था कि एमयू में आना है? हाँ, मतलब सपना तो पहले से था। मैंने मतलब पहले हम सासनी में रहते थे, तो वहाँ से मैंने फर्स्ट क्लास का टेस्ट दिया था। उसमें हाँ, अच्छा। उसमें मैं मतलब पास नहीं हो पाया था, फेल हो गया था। गुड। तो मतलब हमारा ऐसा था कि हमें सासनी से अलीगढ़ आना था, तो फिर ये था कि स्कूल में अगर एएमयू हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो फिर मैंने फिर 9th का एंट्रेंस दिया, तो 9th में मेरा हो गया था एएमयू में, तो फिर मैंने उसमें एएमयू में ले लिया। फिर अब 11th में दिया था। तो 6th एंट्रेंस नहीं दिया तुमने? नहीं, 9th एंट्रेंस में डायरेक्ट हुआ। तो भैया कहते हैं ना, FAIL, द फेल, that is fail is first attempt in life. This is was his first attempt in life, first entrance. Yes sir. तो कहते हैं ना, इंसान झुक करके, इंसान हार करके कुछ सीखता है। तो फर्स्ट एंट्रेंस ने इसने सिखाया, और 10 साल बाद नहीं 9 साल बाद जाकर के कामयाबी दिखाई, और फाइनली जाकर के 9th एंट्रेंस में रैंक 1। तो इस पूरे जर्नी में सबसे अच्छा पार्ट तुम्हें 9th एंट्रेंस से लेकर के 11th एंट्रेंस रैंक 1 आने के बाद तुम्हें लगा कि यार रैंक 1 अगर फिर से 11th एंट्रेंस में नहीं आएगी तो कुछ दाग लग जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब ऐसा कोई सच प्रेशर तो था नहीं फैमिली से या किसी भी टीचर से, क्योंकि अगर प्रेशर लेंगे तो एग्जाम अच्छा तो नहीं होगा, बेकार और हो जाएगा। तो घर वाले ने कभी फोर्स नहीं किया बेटा तुम्हें 11th एंट्रेंस में भी रैंक 1? नहीं, कभी नहीं। ठीक है। तो ऐसा कुछ सच प्रेशर, बस अपना बेस्ट देना था, हार्ड वर्क करना था, कंसिस्टेंट रहना था, ये था। अपना बेस्ट देना है, जो भी देना है। तो ये स्टार्टिंग से तुम्हारे अंदर था, ये हार्ड वर्क करते रहना है? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से तो नहीं कहूँगा, लेकिन 8th 9th क्लास से मेरे अंदर आ गया था कि अब आ गई थी। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन फैक्टर अपने लाइफ का 10th क्लास, क्योंकि भी ना हम ऐसे लोगों की इंटरव्यू कर रहे हैं जो अभी आप 11th में हो, है ना, 10th दिया है। अक्सर इंटरव्यूज़ बड़े बड़े लोगों की आती हैं, IAS की, IPS की, लेकिन कोई छोटे वाले बच्चों की इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं करता है। तो हम इन छोटे बच्चों के, क्योंकि छोटे वाले बच्चे आजकल ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि तुम, मुझे याद आ रहा है तुम बेदार बैच में ऑनलाइन में बैच ज्वाइन किया था ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन उस वक्त कोरोना काल था, एक कोरोना काल का भी दौर गया। तुम्हारा कोरोना काल कैसा था पढ़ाई को लेकर के? मतलब कोरोना काल में तो कहूँ मेरे लिए तो फायदेमंद था। तुम्हारे लिए फायदेमंद था? हाँ, कैसे? क्योंकि ऑनलाइन मैंने पहले कोचिंग आप बेदार बैच से जोड़ा, तो मैं पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि घर बैठ हो जाता था, ना तो कोई ट्रैवलिंग का टाइम वेस्ट होता था, ना किसी और चीज़ का टाइम वेस्ट होता था। घर बैठे ही सब कुछ हो जा रहा था, पढ़ाई भी हो जा रही थी, टेस्ट हो जा रहे थे, DPT हो जा रही थी। अच्छा, अब ऑनलाइन में एक बच्चे जो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन फैक्टर, डिस्ट्रैक्शन होता है, मोबाइल से नोटिफिकेशंस गिरते हैं, या फिर घर के जो शोर है, शराबा है, उसको कैसे मैनेज करते थे ऑनलाइन? मतलब अगर आपकी डेडिकेशन है तो आपको नोटिफिकेशन या घर के शोर शराबे, तो घर वालों से आप कह दो कि मेरा पढ़ने का टाइम है, अब आप थोड़ा शोर शराबा कम कर दो, या आप एक कमरे में जाके अकेले बैठ के पढ़ लो। ठीक है। जिसके पास सोर्सेज है, मान लो इसके पास घर में एक ही रूम है, 2 रूम है, वो कैसे मैनेज करेगा? तो मतलब फिर उसके लिए आपको डेडिकेशन अगर आप हो
तो आप फिर कैसे भी मैनेज कर सकते हो। कहते हैं अबुल कलाम वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते थे, तो वो एग्जैक्टली वो डेडिकेशन को तुम मानते हो। बट डेडिकेशन घर में शोर हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर आपकी कामयाबी में आपके घर वालों का तो रोल होता है। बिल्कुल। तो पक्का जब तुम आप बोलते हो कि मेरा पढ़ने का वक्त है, वो शायद वो घर में वो सब मिसहैपनिंग वगैरह नहीं करते हो। नहीं। बहुत अच्छा। बहुत सारे ना जैसे नॉन मुस्लिम वाले में ऐसा है कि शायद प्रेयर्स होती है ना घर में, बहुत अच्छा माहौल बना रहता है प्रेयर्स का। तो प्रेयर्स कितने वक्त करते थे तुम वहाँ पे अपने घर पे? मतलब मैं तो 2 टाइम करता था, एक सुबह नहाने के बाद और एक इवनिंग के टाइम पे। इवनिंग के टाइम में प्रेयर करते हो? ये तुम्हारा डेली का फिक्स? हाँ, डेली का फिक्स था। अभी भी फिक्स है तुम्हारा? हाँ, अभी भी फिक्स है। मतलब ऊपर वाले से बस चरण स्पर्श करते रहना है ऊपर वाले का। चलिए अच्छी बात है। मतलब तैयारी में ऊपर वाले का मोटिवेट, ऊपर वाले से जज्बा मिलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप अकेले कर रहे हैं भाई, ऊपर वाला जब तक मिल जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं होना है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें अक्सर मैं बच्चों को अपने बोलता हूँ कि यार कोई बंदा 2 में से कोई एक ही चीज़ ना, कहते 2 नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। या तो तुम अपनी एकेडमिक बहुत अच्छी कर लोगे, या तो तुम अपनी कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छी कर लोगे। जब लास्ट बार मैंने इंशा मलिक का लिया था इंटरव्यू, तो उसने कहा था, इंशा मलिक वाज बताऊं, रैंक 1 थी डिप्लोमा में उसकी, लास्ट आपकी जस्ट एक साल सीनियर। रैंक 4 थी उसकी एमयू के 11 साइंस में, रैंक 5 जामिया में रैंक 5 थी, और बोर्ड्स में 98.2% थे। तो दैट शी वॉज वेरी डिफरेंट। उसने बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया और एंट्रेंस में बहुत अच्छा किया। तुम्हारा क्या मानना है इस बात को लेकर के कि सर कॉम्पिटिशन और एकेडमिक दोनों साथ में मैनेज किया जा सकता है? और अगर आपने 92.2% जो लाया, दैट वाज आल्सो अ बेटर ऑप्शन। चलो अच्छा बात मानता कि टॉप 10 में नहीं थे आप या एक जगह नहीं थे, 90 क्रॉस किया इज बेटर। तो कैसे मैनेज किया तुमने बोर्ड्स और एंट्रेंस को? तो मतलब शुरुआत में तो मैं मतलब जैसे आपने पढ़ाया बिल्कुल कंपटीशन वाइज मैं पढ़ता चला गया। ठीक है। तो मतलब बोर्ड्स का लेकर कोई टेंशन नहीं लिया? नहीं। ठीक है। मतलब एकेडमिक्स और कंपटीशन का सिलेबस तो एकदम मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है। बस लास्ट के मंथ में मैंने कहा जैसे आपने टेस्ट दिलवाए, जैसे राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए, राइटिंग स्किल्स हमारी इंप्रूव हो। एग्जैक्ट। तुम अभी बोर्ड्स की बात कर रहे हो जहाँ तक, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि लास्ट में हम लोग जब बोर्ड रिवीजन बैच लाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्टिव पेपर करवाते हैं। गुड। पता है इस बार से इमेज क्लासेस का हर पेपर ड्यूरिंग बोर्ड्स, अच्छा ड्यूरिंग जर्नी पूरा सब्जेक्टिव है। हम ऑब्जेक्टिव करवा ही नहीं रहे। तो जब बच्चा जब नवंबर में जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव खेल रहा है। तो हमने और सोचा कि और क्योंकि मुझे फायदा दिखा आप लोगों के उस एक मंथ के जर्नी से, तो हमने पूरा फाउंडेशन का बैच को, अभी जो है हम क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक आ रहे हैं, तो फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर हर संडे इनका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव कॉपियाँ ही चेक होती हैं। ऐसा कर दिया तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बच्चा भी बोर्ड्स भी ले रहा है और सिलेबस तो सेम है एंट्रेंस का। तो आपने एक अच्छा मौका किया कि मैं पहला फोकस को एंट्रेंस को दें, क्योंकि एंट्रेंस अगर बहुत तगड़े लेवल कम कर रखे हैं, इसी का कुछ पोर्शन तो हमारा वो है बोर्ड्स से, तो भाई बोर्ड्स के लिए हम लास्ट में रिवाइज कर लेंगे और एक मंथ इज सफिशिएंट है ना। एक मंथ में बड़े आराम से हो गया। तो 92.2% बड़ा अच्छा। कोई ऐसी चीज़ जो एंट्रेंस में ख्याल रखना है बच्चों को देते वक्त कि भाई एंट्रेंस में अगर आप एंट्रेंस में टॉप करना चाहते हैं तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो टीचर्स की बात जरूर बहुत मानना बिल्कुल ज़रूरी है। सर ये इंशा ने बोला था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अक्सर जो कारनामे कर रहे हैं वो उन्होंने ये बात बोली कि सर टीचर जो बोल रहा है वो करो। क्योंकि आजकल तो मतलब ऐसे रिसोर्स हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप टीचर्स की बात नहीं मानते हो तो आप मतलब बच्चा ढूंढता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ ले, लेकिन वो मतलब एट द एंड फ़ायदेमंद नहीं रहता। लेकिन जो आपका टीचर कहे कि आप इसी को पढ़ो, आप इसी को फॉलो करते हो, तो आपकी रैंक फिर ज़रूर आएगी। हमारे टीचर्स वाले भाषा में हम ऐसे बच्चों को गौ बच्चा कहते हैं। ठीक है। गौ बच्चा वो बच्चा होता है, उन गौ बच्चों से ना 99% चांसेस है कि हम सिलेक्शन दिलवा देंगे और रैंक भी बड़ा शानदार। क्यों? क्योंकि टीचर इस अपने लाइफ का एक्सपीरियंस गेंड है और वो बातें वही सिखाएगा जो उसने सीखा है, या वो गलतियाँ जो उसने की है वो चाहेगा उसका बच्चा वो गलतियाँ ना करे। तो वही बातें वो टीचर अपने बच्चों को बताता है और जिसने वो फॉलो किया कामयाबी उसके सामने है। बोर्ड्स को लेकर के कैसे, मतलब एंट्रेंस चलो आपने अच्छा बताया, लास्ट के एक मंथ में अगर बच्चा सिर्फ तैयारी करे बोर्ड्स का तो 90% बड़े आराम से ला सकते हैं। काफ़ी है। क्योंकि वो एंट्रेंस में ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुका है, खाली बस राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करने की जरूरत है। एक्जैक्टली। जैसे आप सब्जेक्टिव पेपर्स कैसे लिखते हैं। अच्छा एक बात बताना युग कि कौन कौन सी किताबें तुमने कंसल्ट किया इस अपने 11th एंट्रेंस के जर्नी में, और 9th एंट्रेंस से शुरुआत करते हैं। 9th एंट्रेंस में तुमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? 9th एंट्रेंस में जैसे मैं इमेज क्लासेस में तो नहीं था, दूसरी कोचिंग में था, बताया तो वहाँ के मैं खाली नोट्स और टेस्ट देता था, और वहाँ पे जब एक बुक आती AME कॉन्सेप्टम करके, ठीक है, मैं उसको करा करता था। अच्छा। और उस वक्त एमी बूस्टर के बारे में पता थी आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। एक बार एमी बूस्टर के बारे में पता थी। उसके बाद फिर आगे
फिर 9th एंट्रेंस होने के बाद AMU में चला गया था। फिर मैंने 10th में बेदार बैच ज्वाइन किया था। तो तुम्हें 9th में आते ही इमेज क्लास के बारे में पता चल गया था? 9th के एंड में जैसे सिलेक्शन हुआ था ना, तो आपकी एक वीडियो आई थी कि ये क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, मतलब वो दोबारा 9th एंट्रेंस में ओमिटेड वाले सवाल जब मैंने पहली बार देखा था, तब मुझे पहली बार YouTube पे ही देखा था। बढ़िया भाई, YouTube का बड़ा योगदान है। शुक्रिया YouTube कि आज आपने मेरे को युग सिंगल से मिलवाया, जिससे इतने शानदार कारनामे दिखाएं। तो अच्छा, उसके बाद फिर 10th में मैंने बेदार बैच ज्वाइन कर लिया। बेदार बैच पे फिर तुमने कुछ अलग चीज़ किया है? नहीं, जो हम बोलते गए NCERT करो, NCERT एग्जाम्पलर करो, AMU बूस्टर करो, जो हम दे रहे हैं कंटेंट वो करो, उसके अलावा कुछ नहीं किया तुमने? कोई भी एक्स्ट्रा RD शर्मा किताब, RS अग्रवाल, मतलब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। DPTs थी, टेस्ट थी, उसके बाद आपका वो और था क्वेश्चन बैंक। अगर टाइम बचता था तो मैं क्वेश्चन बैंक लगा लिया करता, जो मतलब अक्टूबर-नवंबर का टाइम था। बहुत सही। तो मैं क्वेश्चन बैंक लगा लेता, मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस भी हो जाते थे और वो भी हो जाता था एंट्रेंस की तैयारी। एंट्रेंस वाले भी। तो एक मॉड्यूल दिया था तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स के फाउंडेशन के लिए, एक मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था, वो तगड़े लेवल का क्वेश्चन था उसमें। तो सही है ना, टॉपर तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है। तो वो सबके लिए कंपलसरी नहीं था, वो था उनके लिए जो DPT जो टेस्ट होते चले, बैकलॉग टेस्ट पेपर कर रहे हैं और टाइम बच रहा तो करो ना यार। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल बस, आप अपनी पूरे जर्नी का किसको अपना श्रेय देना चाहते हैं? कौन ऐसा बंदा है? पहले तो मैं भगवान को ही देना चाहता हूँ। बहुत शानदार। पहले भगवान को देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहता हूँ। बिल्कुल शानदार। और फिर अपने टीचर्स को श्रेय देना चाहते हैं। आपकी कामयाबी में भाई भगवान का सबसे अहम रोल है, मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है और आपका खुद का भी उतना ही रोल है। मैं सबसे आखिरी में टीचर्स को मानता हूँ। तो आप अपनी कामयाबी में, क्योंकि आपने अगर हमारी बात नहीं सुनी होती तो फिर ये फॉलो नहीं होता। तो आपकी कामयाबी में आपने अच्छा है कि भगवान को सबसे पहला सूरज दिया, देन आपके पेरेंट्स, देन आपके टीचर्स हैं। बाकी हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहोगे कि क्या उसको किस बात का ख्याल रखना चाहिए थ्रू आउट जर्नी अप टू क्लास 11th एंट्रेंस, पूरे लाइफ को लेकर के आपको ऐसा सबक इनको देना चाहो? मतलब अगर आपके बड़े कोई आपको एडवाइस दे रहे हैं तो आप उनको फॉलो करो, उस पर हार्ड वर्क करो और आजकल स्मार्ट वर्क करो और डेडिकेटेड रहो। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो, जैसे आपको AMU 11th एंट्रेंस में क्रैक करना है तो उसके लिए डेडिकेटेड रहो। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पढ़ाई करो, मज़े भी करो और पढ़ाई भी करो, मतलब पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल। बहुत सही। एक बच्चा आया था हमारे पास, उसने 9th एंट्रेंस में नहीं 11th एंट्रेंस में बहुत अच्छी रैंक लाई थी। वैसे हम लोग गेट टुगेदर किए थे, पिछली कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो उससे बोला गया ये बताओ, वो आया खुद और आके बोला यार सब कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जी जाने कर लो, IT निकालना है, नीट निकालना है। उसने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी, ये बात शायद मैं हर बैच में अक्सर बताता हूँ। उसने कहा था, तुम्हारे बैच में बताया था, ये उसने कहा सर सबसे पहले सोलो जम के उसके बाद पढ़ाई करो। तो ये नींद एक करना इज इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि भाई पहले नींद पूरी होगी तभी तो समझ में आएगा, तभी तो माइंड चलेगा। तो ये बड़ा अच्छी बात मुझे लगा। तो थैंक यू युग, बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। और व्यूअर्स आप लोग भी इन सब टॉपर्स की जर्नी से कुछ सीखते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस टॉपर की जर्नी का क्या सबसे बेस्ट पार्ट है? क्या एक अच्छी लाइन जो आपको युग भाई की आपको अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।